तो हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो लेके आया हूँ जो कि है इंटरनल ऑडिटर कॉम्पिटेंसी की। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ऑडिटर कैसे बने और इंटरनल ऑडिटर बनने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। सो ऐसी वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो मेरा चैनल। तो इंटरनल ऑडिटर आईएटीएफ का अगर आपको बनना है, ये वीडियो आईएटीएफ के लिए है। आईएटीएफ का बनना है तो ये क्लोज नंबर 7.2.3 में मेंशन किया गया है, जो कि आईएटीएफ के स्टैंडर्ड पेज नंबर 25 में दिया गया है। आईएटीएफ का स्टैंडर्ड आप डाउनलोड करोगे नेट से तो उसमें 25 नंबर के पेज पे आपको ये मिल जाएंगे। तो आपको क्लोज नंबर 7.2.3 में 5 पॉइंट बताए गए हैं। ये 5 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अगर आपको इन 5 पॉइंट की नॉलेज नहीं है तो आप इंटरनल ऑडिटर ना बने। नंबर 1 है अंडरस्टैंडिंग द ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच फॉर ऑडिटिंग इंक्लूडिंग रिस्क बेस्ड थिंकिंग। मतलब आपको ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच पता होने चाहिए और रिस्क बेस्ड थिंकिंग पता होनी चाहिए। ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच का मतलब है कि आपको अपने प्रोसीजर्स पता होने चाहिए कि प्रोसीजर्स में इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या रिसोर्सेज चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या रिकॉर्ड्स होने चाहिए, क्या प्रोसीजर होने चाहिए, क्या वर्क इंस्ट्रक्शन होने चाहिए उसमें, और क्या केपीआईज होने चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑडिट करने जाओगे जब आप, तो ऑडिट करते हैं प्रोसेस अप्रोच से, ना कि किसी डिपार्टमेंट वाइज, ना ही किसी क्लोज वाइज ऑडिट करते हैं। और आपको रिस्क बेस्ड थिंकिंग के बारे में भी पता होना चाहिए। रिस्क कैसे निकालते हैं, कैसे मिनिमाइज करते हैं, कैसे एक्शंस लेते हैं, कैसे फॉर्मेट को बनाते हैं। तो उसके लिए आप मेरी रिस्क वाली वीडियो को देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 है सीएसआर रिक्वायरमेंट। आपको अपने सीएसआर कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए। ऑडिट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि बताइए सीएसआर रिक्वायरमेंट क्या आपने अपने यहाँ फुलफिल की है या नहीं की। पॉइंट नंबर 3 है आपको आईएसओ 9001 और आईएटीएफ 16949 स्टैंडर्ड का पता होना चाहिए। क्लोज के रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए प्रोडक्शन में जा रहे हो, तो प्रोडक्शन में क्लोज नंबर 8.5.1.5 जो है ओई को बताता है कि ओई होना चाहिए। सो ओई कैलकुलेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इट इज़ ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। तो जहाँ पे भी शेल लिखा है वो आपको पता होना चाहिए। शेल मतलब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। पॉइंट नंबर 4 है आपको अपने कोर टूल्स के बारे में पता होना चाहिए। सो कोर टूल्स जैसे कि आपके आजकल 6 कोर टूल बोले जाते हैं, पहले उनको 5 कोर टूल्स बोला जाता था, उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि एमएसए, एसपीसी, पी पैप, एफएमईए, एपीक्यूपी, कंट्रोल प्लान, इनकी नॉलेज होनी चाहिए। और पॉइंट नंबर 5 है अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कंडक्ट प्लान रिपोर्ट एंड क्लोज आउट द ऑडिट फाइंडिंग्स। आपको ये पता होना चाहिए कि ऑडिट प्लान कैसे बनाया जाता है, ऑडिट कैसे की जाती है, ऑडिट की रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, और ऑडिट की एनसी को कैसे क्लोज आउट किया जाता है। अगर आपको इन 5 पॉइंट के बारे में नहीं पता तो प्लीज़ इंटरनल ऑडिटर ना बनाए। देखिए, इसलिए मैं हमेशा ये सजेशन देता हूँ कि जो भी आपकी कंपनी में एचआर हैं या डिस्पैच वाले हैं या स्टोर हैं, जो नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट हैं, उनको अगर कोर टूल्स के बारे में नहीं पता तो प्लीज़ उनको ऑडिटर ना बनाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए एचआर क्वालिटी में जाता है ऑडिट करने और पूछता है एमएसए की रिपोर्ट दिखाइए, तो और क्वालिटी के ऑडिट ही है, वो उसे कुछ भी घुमा देगा, भले वो रिपोर्ट ना हो दूसरी रिपोर्ट दिखा के बेवकूफ़ बना सकता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपकी ऑडिट है ना सक्सेसफुल नहीं होगी। ऑडिट क्यों कर रहे हो? ऑडिट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि किसी के यहाँ में गैप निकालना है, एनसीज निकालनी है, इसलिए कर रहे हैं कि आपको अपना सिस्टम इंप्रूव करना है। सो प्लीज़ इंश्योर कीजिए जो भी ऑडिटर हैं, अगर एचआर को कोर टूल की नॉलेज है, ट्रेनिंग मिली हुई है, तो आप बना सकते हो। एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हैं। और पॉइंट नंबर 5 देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 5 जो है, इसके लिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखा गया है, ये स्टैंडर्ड में भी लिखा गया है, रिफर आईएसओ 19011 2018। सो आपको ऑडिट कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, ऑडिटर के लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, ऑडिटर को कैसे प्लान बनाना है, इन सब के लिए आपको गाइडलाइन आईएसओ 19011 में मिलेंगी। आइए मैं आपको स्टैंडर्ड दिखाता हूँ। तो वो स्टैंडर्ड कुछ ऐसा दिखता है। आप अपने इंटरनेट से, गूगल से आईएसओ 19011 जो कि लेटेस्ट एडिशन 2018 है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, इसको पढ़ सकते हो और इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हो। ये स्टैंडर्ड है गाइडलाइंस फॉर ऑडिटिंग मैनेजमेंट सिस्टम।
जो भी इंटरनल ऑडिटर हैं, सप्लायर ऑडिटर हैं या थर्ड पार्टी ऑडिटर हैं, ये स्टैंडर्ड सबके लिए अप्लीकेबल है। मतलब कि फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी ऑडिटर्स के लिए इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये 5 पॉइंट की नॉलेज, ये पांचों पॉइंट मैंडेटरी हैं। तो कोई भी इंटरनल ऑडिटर बनना चाहता है, फ्यूचर में आप एक्सटर्नल ऑडिटर बनना चाहते हो, तब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको प्रोसेस अप्रोच पता होनी चाहिए, रिस्क बेस्ड थिंकिंग की नॉलेज होनी चाहिए, CSR पता होनी चाहिए, ISO 9000 IATF स्टैंडर्ड के क्लोज पता होने चाहिए, कोर टूल्स की रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए, और ऑडिट का प्लान, कंडक्ट और रिपोर्ट कैसे करते हैं वो उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तभी आप इंटरनल ऑडिटर बनाइए। ये सब रिक्वायरमेंट कहाँ आएंगी? ये सब रिक्वायरमेंट आपके जाएंगी इंटरनल ऑडिटर कॉम्पिटेंसी में। जब आप कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स बनाओगे इनका, इंटरनल ऑडिटर का, तो ये पांचों रिक्वायरमेंट वहाँ होनी चाहिए। अगर एक भी रिक्वायरमेंट वहाँ नहीं है तो NC आपको आराम से मिल जाएगी। इसके अलावा स्टैंडर्ड में प्रोसेस ऑडिटर के बारे में बताया गया है कि प्रोसेस ऑडिटर जो आप बनाएंगे जिनको, उनको FME और कंट्रोल प्लान की नॉलेज होनी चाहिए। अगर प्रोसेस ऑडिटर को PFME कंट्रोल प्लान की नॉलेज नहीं है तो प्लीज उनको ऑडिटर ना बनाएं। तो प्रोसेस ऑडिटर को प्रोसेस के बारे में भी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा प्रोडक्ट ऑडिटर को एटलीस्ट प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट और मेजरमेंट टेस्ट इक्विपमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि कैलिब्रेशन की नॉलेज होनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए MSA कैसे करते हैं। MSA और प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट प्लस टेस्टिंग रिक्वायरमेंट, कैलिब्रेशन रिक्वायरमेंट, इनके बारे में पता होना चाहिए प्रोडक्ट ऑडिटर को। अगर उसको नहीं पता तो उनको भी प्रोडक्ट ऑडिटर ना बनाए। इसके अलावा यहाँ पे ये भी दिया गया है, देखिए, व्हेन ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू अचीव कॉम्पिटेंसी, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन शैल बी रिटेन टू डेमोन्स्ट्रेट द ट्रेन कॉम्पिटेंसी विद द अबव रिक्वायरमेंट। अगर आप इंटरनल ट्रेनिंग दे रहे हो कॉम्पिटेंसी की, तो जो भी ट्रेनर दे रहा है उसकी कॉम्पिटेंसी भी रखना आपके लिए जरूरी है। इसके अलावा एक और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट अगर आप पढ़ेंगे पॉइंट नंबर F में कि मिनिमम ऑडिट कितनी करेंगे, तो जो इंटरनल ऑडिटर, मान लीजिए 20 इंटरनल ऑडिटर आपने बनाए हैं, उन 20 इंटरनल ऑडिटर को आपको फ्रीक्वेंसी डिफाइन करनी कि ये ऑडिटर साल में कितनी ऑडिट करेंगे। एक ऑडिट करेंगे मिनिमम, दो करेंगे, एक या दो मिनिमम ऑडिट डिफाइन करनी है। क्यों ऐसा लिखा गया है? अगर आपने ट्रेनिंग दे दी और ऑडिट नहीं करवा रहे तो हो सकता है कि 1 साल के बाद वो सब कुछ भूल जाएंगे। तो बेटर है कि उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करवाया जाए। सो मिनिमम ऑडिट कितनी करेंगे ये आपकी कंपनी को डिफाइन करनी चाहिए। उसके अलावा हर 3 साल में आपको उनको रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स कुछ ऐसा बना सकते हो आप, जैसे कि मैंने यहाँ बनाया गया है, APQP, FMEA, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। कॉम्पिटेंसी की रिक्वायरमेंट है 68, आई है 59, गैप 9 का है। तो 9 को कैसे भरेंगे? थ्रू ट्रेनिंग्स। ऐसा आप बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि टोटल रिक्वायरमेंट 80 की थी, एक्चुअल 68 मार्क्स आए हैं और गैप 12 का आया है, कॉम्पिटेंसी आई है 85%। सो 12 गैप को आप कैसे भरोगे? थ्रू ट्रेनिंग से। इनको आप अलग अलग डिफाइन कर सकते हो 4 लेवल में, जैसा कि आमतौर पे ऑटोमोटिव कंपनीज में होता है। 1 लेवल मतलब अनस्किल, 2 लेवल मतलब सेमी स्किल, 3 मतलब ट्रेन और 4 मतलब कैन ट्रेन टू अदर्स। यहाँ पे आप अपना डिफाइन कर सकते हो। कंपनी कैन डिफाइन कि हमें मिनिमम 2 लेवल तो चाहिए काम करने के लिए। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, धन्यवाद।